हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैथोजेनिसिटी के बारे में। पैथोजेनिसिटी में क्या होता है कि कोई भी बीमारी पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इट इज़ अ पावर ऑफ डिजीज प्रोटेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड अपॉन द पैथोजेनिसिटी। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डिपेंड होता है किससे? पैथोजेनिसिटी पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए विब्रियो कोलेरा हैव हाई पैथोजेनिसिटी, सो इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी शॉर्टर। वेरियो कोलेरा के अंदर जो पैथोजेनिसिटी होती है उसका लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मतलब कम समय के लिए होता है, तो वो जल्दी फैल जाती है। एंड सेकेंडरी अटैक रेट आता है। सेकेंड अटैक रेट का मतलब होता है सम डिजीज इन सम पर्सन, मतलब कोई डिजीज है एक ही व्यक्ति में दोबारा से हो जाना उस सेकेंड अटैक रेट में आती है। उसकी बीमारी का उसी व्यक्ति को वापस होना उसी में आती है। जैसे चिकन पॉक्स है 0% सेकेंडरी अटैक रेट होती है। एंड सेकेंडरी अटैक रेट होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी बीमारी कितने लोगों तक वो बीमारी फैला रही है, उसे सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये है कि सेकंड का मतलब है कि खुद को ही वो बीमारी वापस होना, और सेकेंडरी का मतलब है कि वो बीमारी दूसरों को कितने लोगों तक को फैला रहे हैं, उसे सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है मोर देन 90% सेकेंडरी अटैक रेट। एंड कैश फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए किलिंग पावर ऑफ एजेंट, मतलब कारक की वजह से या किसी बीमारी का किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से बनने की जो दर होती है उसे कैश फर्टिलिटी रेट कहते हैं। जैसे लाइजा वायरस रेबीज़ की वजह से होता है हाईएस्ट CFR होती है, इसकी 100% फर्टिलिटी रेट होती है। ठीक है ना। फिर अगला पढ़ते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके अंदर सिस्टम वाइज अपन देखें तो पहले पढ़ते हैं जैसे डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है गाड़ी से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट होना क्या कहलाता है? यहाँ पे इवेंट कहलाता है। फिर उस एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है? उसकी चोट लग जाती है, तो वहाँ क्या कहलाई? डेफिशिएंसी हो गई। फिर डिसेबिलिटी, वो मतलब उसका प्लस्तर बन जाता है, प्लस्तर मतलब पैर टूट जाता है, ज़्यादा चोट लग जाती है, तो वो क्या हो गया? डिसेबिलिटी। और वही पैर उसका सड़ जाता है, काटना पड़ सकता है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? वो हैंडीकैप। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे क्या होता है? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इन दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज पॉजिटिव एजेंट एंड रिस्क फैक्टर आर एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट ट्राई टू प्रिवेंट द अपीयरिंग चांसेस ऑफ रिस्क फैक्टर, मतलब होने वाले रिस्क फैक्टर से होने वाले चांसेस को कम कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन, इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन क्या जाता है कि पहला इस मोड ऑफ एक्शन यही है कि हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए एडवाइस 2 ईयर गर्ल्स टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन टू प्रिवेंट STD, मतलब 2 साल की बच्ची को एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची को अपन किसके लिए सलाह दे रहे हैं, किसके लिए हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, बल्कि जबकि वो उसके लिए किसी भी तरीके की उपयोगी नहीं है, बट अपन वहाँ पे उसको दे रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है 4 साल का बच्चा है, 4 ईयर चाइल्ड एडवाइज टू मेंटेन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल टू प्रिवेंट CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड उसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि हमें नमक से रिलेटेड नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए एटसेट्रा, बट उसके लिए वो चीज़ मायने यहाँ पे नहीं रखती है। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इन दिस टाइप रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है? रिस्क फैक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है, बट डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो यूज सैम्पल एस्पेक्ट टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो हम सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हमारे इसमें आते हैं अपने प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ठीक है, फिर मोड ऑफ एक्शन इसमें क्या आता है? पहला आता है हेल्थ एजुकेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड के लिए हाइजीन, जनरल एनवायरनमेंट, गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, ये सब चीज़ें करके ये हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। सब चीज़ें करके इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी भी बीमारी इस पर विशेष प्रकार की प्रोटेक्शन लिया जाता है, जैसे इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, जैसे सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए जाते हैं, या प्रेगनेंसी होने पर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए जाते हैं, है ना। और जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो उसके लिए हेलमेट लगाया जाता है, गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाई जाती है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फिर अगला था सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में क्या होता है? यूज दिस टाइप टू हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज
एट इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि डिजीज़ को रोकने की प्रारंभिक क्षमता को, स्टेज को, चांस उसको कॉम्प्लिकेशन जो हो जाते हैं उसको रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। दूसरा आता है मोड ऑफ एक्शन, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में क्या होता है, जैसे कि ऑल तरह के डायग्नोसिस होते हैं, जैसे बीपी चेक करना, एंजियोग्राफी, बायोप्सी होना, पैप स्मेयर, ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन। पैप स्मेयर के लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, एंड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया। और दूसरा आ गया प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे पीसीएम से लेके सर्दी की गोली से लेके कीमोथेरेपी तक का ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में आता है। फिर अपन पढ़ते हैं सिंगल वन सर्जरी प्रेजेंट इनटू सेकेंडरी इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट है जो ओनली सेकेंडरीज में प्रेजेंट होता है। फिर आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट, डिजीज प्रेजेंट एट एंड स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ प्रेजेंट रहती है कब तक, एंड स्टेज तक। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जैसे कोई भी शुरुआती तौर से हमने जैसे पहले चश्मा नहीं लगाते, फिर हम चश्मा लगाने के लिए और वो चश्मे की आदत हमें लाइफ टाइम तक हो जाती है, तो वो किस में आ जाता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में आ जाता है। ऑल टाइप ऑफ सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो जाती है तो वो भी अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स भी हमें काफ़ी लंबे समय तक प्रॉब्लम देता है, तो वो किस में आ जाता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन लंबे समय के लिए। और रिहेबिलिटेशन, अब दूसरा है रिहेबिलिटेशन, ट्राई टू गोज पेशेंट इनटू प्री डिजीज़, है ना। किसी भी पहले वाली डिजीज़ को किसी भी डिजीज़ को बढ़ने से पहले रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी आ गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई। कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है कि कोई भी जैसे घाव वगैरह होता है तो उसको भर दिया जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी करके, तो वो थोड़ा पूरी तरीके से हील नहीं होता बट वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। तो सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जैसे कई बार अपन सेल्फ घर पे ही अगर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने लग जाते हैं तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, शुगर मतलब अपने लेवल पे बड़े लेवल पे हो जाती है, क्योंकि हर बार अगर एक व्यक्ति को एक दिन में 3 बार शुगर चेक करनी पड़ रही है तो वो हाई रिस्क में ही आ जाता है, ठीक है, रिस्क के फेवर में आ जाता है। तो सेल्फ ब्लड शुगर ग्लूकोज मॉनिटरिंग रिहेबिलिटेशन में, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसी तरीके के अच्छे प्रॉपर नोट्स के लिए और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।